अरविंद शर्मा जुड़ गए हैं इस वक्त। अरविंद, क्या जानकारी है आपके पास, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? सुशांत, काफिला गांधी आश्रम पहुंच चुका है, साबरमती आश्रम पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शिंजो आबे दोनों साबरमती आश्रम में पहुंच चुके हैं, जहां एंट्री ले चुकी है। और तमाम जो उनके चाहने वाले हैं नारेबाजी उनकी लगातार करते रहे। मोदी मोदी की यहां पर गूंज सुनाई देती रही है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शिंजो आबे दोनों साबरमती आश्रम के अंदर इस समय मौजूद है। ठीक है, और ये अंदर की तस्वीरें भी आ गई दर्शकों के लिए। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शिंजो आबे बहुत बेहतरीन लग रहे हैं इस कुर्ते पजामे में, और मोदी लग रहा था कि शर्ट पे शायद जैसे उन्होंने शी जिनपिंग को केवल जैकेट पहनाई थी और वो अपने उसमें पतलून में और कमीज में थे, परंतु यहाँ तो इन्होंने पूरी वेशभूषा का। चीन के थोड़े नखरे रहते हैं, जापान से हमारी मित्रता उस नखरे को खत्म कर देती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चीन में ठीक है। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सर, आपका स्वागत है। सरवनी राय चौधरी हमारे साथ जापान मामलों की एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। थोड़ा आप भी अगर तस्वीरों को बयां करना चाहें अपने अंदाज में, और इस दौरे को अगर आप समझा सके दर्शकों के लिए, क्या अहमियत है इसकी? जापान और इंडिया का जो अभी मुलाकात अभी आज के दिन में देख रहे हैं, ये आज का दिन का नई शुरुआत है। ये शुरुआत तो बहुत प्राचीन है। हमारा इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, स्वाधीनता के बाद भी इसका ये जारी थी, लेकिन अभी जो आखिरी 2001 से लेके जो बढ़ रही है, उसको देख के यही पता चलता है कि इंडिया का कितना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है एशिया में। और इसी वजह है कि अभी जापान इंडिया के साथ इतना आगे बढ़ रहा है। और 2013 से लेके आज का दिन तक नरेंद्र मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो एक अलग दिशा में जो लेके गए हैं, वो जरूरी है कि आबे प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी का अपने इक्वेशन जो है वो बढ़िया चल रहा है। इसी ये एक वजह है जो जिस वजह से आज का दिन में जो आप देख रहे हो ये हो पा रहा है। क्योंकि ये जो आप कह रही हैं कि रिश्ते और बेहतर हुए हैं, इसमें पीएम मोदी का कितना योगदान मानती हैं आप? उनका योगदान बहुत, देखिए, एक दोनों देश का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ दो प्राइम मिनिस्टर की वजह से तो नहीं होता। थोड़े समय मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से एक बच्चे में उत्साह होगा वैसा उत्साह जो है शिंजो आबे में दिख रहा है। पीएम मोदी उनको एक एक चीज बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इससे कैसे सूद काटा जाता है वो समझा रहे हैं। गांधी जी क्या किया करते थे उन्होंने जरूर बताया होगा, क्योंकि अभी गांधी जी के फोटो के सामने भी थे वो, और किस तरीके से चीजें होती है वो बता रहे हैं, और वो उसको समझ भी रहे हैं। मेरे ख्याल से शिंजो आबे तो अंग्रेजी समझते हैं, उनकी पत्नी भी बोल पाती है। हाँ। ठीक है, तो फिर तो दोनों के लिए बेहतर है। जी, आप अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये तो इन दोनों का अपना इक्वेशन है, लेकिन इसका पीछे हमारा देश का जो एक अलग जगह बन चुकी है अभी ये लास्ट 2001 से लेकर आज तक, वो एक इम्पोर्टेंट कारण है कि जापान हम लोगों के पास इतना जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा दोस्ती, हमारा मिलिट्री का जो डिफेंस का जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि जापान और इंडिया का रिलेशनशिप ये दोनों इंडिविजुअल पीएम्स का वजह से नहीं चलेगा, इसका आगे भी बढ़ने वाला है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि ये पीएम मोदी और शिंजो आबे तक सीमित है, और शायद अगर वहां व्यवस्था बदले या शिंजो आबे की जगह कोई और प्रधानमंत्री आए तो ये रिश्ते वैसे ना दिखें? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। आज के दिन में जैसे खड़े हैं हम, राइजिंग चाइना है, नॉर्थ कोरिया का बिलिजरेंसी है, ये दोनों चीज ऐसा चीज है जो जापान को हिला के रखे हैं। इसीलिए उनके लिए और एक जो मित्रता मिल सकता है वो राइजिंग पावर इंडिया से ही मिल भारत उनकी एक तरीके से आप कह रहे हैं जरूरत भी है। उनके भारत स्ट्रांग होना उनके लिए एक ऐसा चीज है जिससे वो लोग पूरा ये एशिया में एक बैलेंस ला सकते हैं। हम इंटरनेशनल रिलेशंस में हर टाइम बोलते हैं एक बैलेंस ऑफ पावर इक्वेशन का बहुत जरूरी है कोई एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। वो स्टेबिलिटी सिर्फ जापान और इंडिया इकट्ठे मित्रता के साथ और सारे अभी आप थोड़ा बाद में आई, हमारे बाकी मेहमान भी यही जोड़ रहे थे
कि एशिया में खासतौर पर जिस तरीके से चीन अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, ये तस्वीरें, ये दोस्ती, ये इक्वेशन, ये जो रिश्ता है वो उस प्रभुत्व को कमजोर करता है और एक तरीके से तोड़ता है। क्योंकि भारत, और जैसा आप कह रही हैं कि भारत जितना मजबूत होगा वो पावर बैलेंस या इक्वेशन जो है वो और बेहतर हो पाएगा। हमारे साथ प्रेम जी जुड़ गए हैं, प्रेमचंद मिश्रा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपने जो अभी तक तस्वीरें देखी हैं उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे बयां कर सकते हैं, और ये दौरा आप इसको किस लिहाज से अहम मानते हैं? पार्टी सिद्धांत रूप से विकास ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को पक्षधर रही है। हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, और जब देश आजाद हुआ था उस समय से लेकर आज तक कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों के शासन में देश को विकास के फील्ड में ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान और क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं। आज अगर बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही है तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा कदम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का, जापान के प्रधानमंत्री जी को लेकर जो थोड़ा अधिक ही उत्साह दिखाया जा रहा है, ये थोड़ा कुछ असहज लग रहा है। किसी प्राइम मिनिस्टर का दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह का रोड शो मैंने नहीं देखा था। इवन ओबामा भी आए थे तो ऐसा रोड शो नहीं देखा था। एनीवे, वो हो सकता है मोदी जी का अपना जो एक इवेंट मैनेजमेंट का तरीका होता है वो सब हम सब वाकिफ हैं। पॉइंट ये हम यहां एक बात जोड़ना चाहते हैं, अतिथियों का स्वागत करना चाहिए, भव्य स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये रोड शो क्या ये इस वजह से तो नहीं हो रहा है कि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है, या क्या ये तो नहीं हो रहा है कि बुलेट ट्रेन के लिए आप शिलान्यास उस वक्त कर रहे हैं जब चुनाव 6-8 महीने में है? बुलेट ट्रेन की आवश्यकता अगर है तो क्या भारतीय रेल की जो वर्तमान अवस्था है और उसके लिए जो रेल मंत्रालय भारत सरकार से पैसे मांगती रही है लगातार, प्रभु जी ने मांगा लगातार 2 बजट में, उनको पैसे रेल सेफ्टी के लिए नहीं मिले, ये एक सच्चाई है। आज हम 1,10,000 करोड़ रुपए से एक बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। 88 लाख करोड़ कर्ज है जापान का। आज एक तरफ हम कर्ज में डूब रहे हैं जो 50 साल तक भारत को चुकता करना होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर इनके गहराई में आप जाएंगे तो क्या भारतीय रेल, भारत सरकार, भारत के लोग इतने बड़े पैमाने पर खर्च करके एक बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चले, उसके लिए हम कर्ज में डूब जाए 50, तो क्या भारतीय रेल, भारत सरकार, भारत के लोग इतने बड़े पैमाने पर खर्च करके एक बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चले, उसके लिए हम कर्ज में डूब जाए 50 वर्षों तक, ये कहां तक बुद्धिमानी है? रेल ट्रैक में क्रैक है, लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, यात्रियों की यात्रा सुरक्षित नहीं है। तो रेल सेफ्टी पर अगर प्रॉपर वे में ध्यान दे देते, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मजबूत कर लेते और तब अगर हम कुछ आगे की बात सोचते तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर होता। तो मैं समझता हूं गुजरात चुनाव को लेकर ये सब हो रहा है, एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना तरीका होता है, हर चीजों को उनको बेचने आता है, मार्केटिंग करने आता है, लेकिन रेलवे की जो वर्तमान स्थिति है उसको नजरअंदाज करके अगर हम सिर्फ एक बुलेट ट्रेन के लिए देश को लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में डुबाना जा रहे हैं, ये कहीं से भी अच्छा कदम नहीं है। इसलिए कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा साहब हैं, हमारे भाजपा से प्रेम शुक्ला साहब हैं, दोनों में प्रेम है, लेकिन जब नेता जुड़ जाते हैं तो प्रेम डिस्कशन से चला जाता है। प्रेम शुक्ला साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे? देखिए, विरोधी दल को विरोध के लिए विरोध करने का भी थोड़ा सा सर मैं आपको रोक रहा हूं, ये तस्वीर भी बयां कर दूं। ये साबरमती के किनारे आप देख रहे हैं। आपको अगर याद हो कि चीन के राष्ट्रपति जब आए थे तो इसी किनारे पर बैठ के झूला झूले थे, और उसके बाद जो हुआ था, चीन ने जिस तरीके का बर्ताव किया था तो बड़े सवाल उठे थे। तो वो झूला कहीं बीच में झूलता न छोड़ दे, इसलिए इस बार कुर्सी लगा दी गई है, झूला हटा ही दिया गया है कि झूलने की कोई गुंजाइश ही ना हो। स्थायी रिश्ता है तो स्थायी कुर्सी लगा के बातचीत हो। जी, अब आप बात पूरी करें। विरोध के लिए विरोध करना विरोधी दल का अधिकार हुआ करता है। अब जैसे प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ कर्ज में डूब जाएंगे, 0.01% ब्याज दर पर अगर कोई आपको कर्ज देता है, 50 वर्ष के लिए देता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, रोजगार का सृजन करता है और आपकी गति को बढ़ाता है, और वो कंपनी जो दुर्घटना मुक्त टेक्नोलॉजी लेकर आती है, उस पर भी आप अगर जो है विलाप करना चाहें तो आपका
विलाप करने का शौक है वो कर सकते हैं आप दूसरी बात करते हैं रेल दुर्घटनाओं को लेकर। पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए पिछले बजट में रेल दुर्घटनाओं को जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई और साउथ सेंट्रल रेलवे में जो है ये पॉलिसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इसके पहले कभी भी जो है आपने सेफ्टी मेजर्स को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए अगले 5 वर्ष में हम खर्च करेंगे। मैं भी पिछले 50 वर्षों से रेल बजट देखता आया हूं, लेकिन कभी आवश्यकता मुझे लगता है पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं महसूस की। शायद ये लेकिन ऐसी ये जो आपने कर्ज लिया 80-90 हजार करोड़ रुपए, क्या अगर इसको हम कहीं और यूटिलाइज करते या पहले जो व्यवस्था है क्या उसको बेहतर करने पे किसी और व्यवस्था के लिए क्या वो कर्ज उपलब्ध था? एक प्रश्न। ये भी बात क्या टेक्नोलॉजी और किसी कार्य के लिए उपलब्ध थी? ये प्रश्न। मुझे लगता है कि जब नई तकनीक आ रही है, जैसे कंप्यूटर जिस जमाने में इंट्रोड्यूस हुआ, उसका लोग कह रहे थे बेरोजगारी बढ़ा देगा। सर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मैं जल्द लौट रहा हूं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री शिंजो आबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों साबरमती के तट पर। ये बहुत खास तस्वीरें हैं, इस पर हम लौटेंगे। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं साबरमती आश्रम से बाहर निकलकर अब हायत होटल की तरफ रवाना होते हुए प्रधानमंत्री मोदी और जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो आबे का काफिला। अब से कुछ ही देर पहले किस तरह से आपने देखा कि दोनों के बीच में कमराडरी दिख रही थी। एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की भूमिका में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। उन्होंने पूरे साबरमती आश्रम के बारे में न सिर्फ शिंजो आबे को जानकारी दी, उनको बड़ी आत्मीयता से उसके बारे में बताया, शिद्दत से बताया, और साथ ही साथ विजिटर बुक में भी शिंजो आबे ने क्या मैसेज लिखा वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, और पर्सनल टच यहां पर शिंजो आबे और उनकी पत्नी आकी की तरफ से भी दिया गया, जब उन्होंने दोनों के दोनों भारतीय परिधान में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने रोड शो किया। तो प्रेम शुक्ला जी, वाइब्रेंट गुजरात का पूरा मैसेज, मल्टीपल मैसेजिंग की आपने, ना सिर्फ कांग्रेस को मैसेज गया, चीन को मैसेज गया, भारत में मैसेज गया। नहीं, वाइब्रेंट इंडिया का मैसेज गया, सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात का मैसेज नहीं गया। वहां 28 राज्यों के झांकियां भी वहां मौजूद हैं। तो वाइब्रेंट इंडिया को जो है वो जापान के साथ, जहां पर जो एक आर्थिक शक्ति है, राजधानी शिफ्ट कर दी। हम सत्ता केंद्र का विकेंद्रीकरण यदि करें तो लोकतंत्र पुष्ट होता है उससे। अच्छा, मतलब हमारा ये मानना गलत होगा कि चुनाव से पहले इलेक्टोरल मोड में रोड शो वहां पर हुआ? चुनाव, देखिए गुजरात के चुनाव के लिए इस तरह से किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से रोड शो प्लान करने की आवश्यकता है। गुजरात की जनता 90 के दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर अखंड विश्वास रखती है। उस विश्वास में किसी प्रकार का अतिरिक्त विश्वास के लिए किसी तरह के राजनयिक रिश्तों का दोहन करना आवश्यक नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी, मैसेज आपके लिए भी था। ये रोड शो जो हुआ, 8 किलोमीटर लंबा रोड शो, पूरे भारत में मैसेज गया, वाइब्रेंट भारत का मैसेज गया, यहां पर प्रेम शुक्ला जी ने कहा। हाँ, शुक्ला जी को तो कहना ही चाहिए, वो अगर नहीं कहेंगे तो फिर और कौन कहेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर आज गुजरात का चुनाव नहीं होता तो बड़े पैमाने पर एक इवेंट के तौर पे इसको आयोजित नहीं किया जाता। पहले भी कई देश के बड़े बड़े शासनाध्यक्ष आए हैं, ओबामा भी आए थे, तो उनके लिए भी रोड शो नहीं हुआ था इन्हीं मोदी जी के समय। एनीवे, ये उनका तरीका होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन शी जिनपिंग भी जब पहुंचे थे तो उन्हें भी वहां पर झूला झुलाया गया था, ऐसी बात नहीं है। ट्रेन के लिए इतना खर्च, तो झूला झुलाए तो उसका परिणाम अचल जी आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरा देश देखा है। तो मैं समझता हूं कि एक क्षणिक लाभ के लिए, आप सिर्फ प्रचार के लिए अगर कुछ आयोजन हो, उससे बेटर हो ऐसा आयोजन हो जिससे वास्तविकता में देश को लाभ हो। और देश को अगर लाभ होता है तो उसमें हम सबको प्रसन्नता होगी। तो अगर बुलेट ट्रेन को लाभ मानते हैं आप? जब हम मंगलयान, चंद्रयान तक पहुंच गए हैं, कई कई रॉकेट छोड़ रहे हैं, हमारा विकास हुआ है। नहीं, बुलेट ट्रेन चलना चाहिए, हम विकास विरोधी लोग नहीं हैं, लेकिन अपनी जो भारत की अन्य ट्रेनें हैं उनकी क्या अवस्था है, रेल की पटरियों की क्या है। रेल सेफ्टी के लिए 1,42,000 पोस्ट वैकेंट हैं, आप 3 साल में एक अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रेल मंत्री पैसे मांगते मांगते थक गए, जेटली जी ने उनको पैसे नहीं दिए, 46,000 करोड़ मांगा, आज तक नहीं मिला। आप यहां पर 1,10,000 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी राशि जापान दे रहा है ना। और लगभग मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर देखा जाए। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी रिबट करना चाह रहे हैं आप मुझे दीजिएगा। बड़ी मशहूर कहावत हमारे उत्तर भारत में, कापर अगर श्रृंगार करोड़ रुपया, तो कांग्रेस वाले अभी ईर्ष्या द्वेष के अलावा क्या शेष है?
अच्छा ठीक है, डॉक्टर शर्वनी रॉय, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जितने ग्रांट की बात भी यहाँ पर हो रही है, जितने कर्ज की बात हो रही है, लगभग ग्रांट की तर्ज पे ना देखा जाए, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम है, ग्रेस पीरियड बहुत ज्यादा है, तो ये बेस्ट पॉसिबल डील न सिर्फ अहमदाबाद, गुजरात और मुंबई के लिए बल्कि भारत के लिए भी मेक इन इंडिया का जो ड्रीम है वो साकार होगा इससे। हाँ, मैं जापान का जो भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी आजकल एड आ रहा है वो ग्रांट एड होता है और उसी में बहुत कम 0.1% इंटरेस्ट का और लंबा देर यहाँ पे 50 इयर्स का इन्होंने मांग किए हैं। तो इसी वजह से ये ग्रांट्स आर पॉपुलर होते जा रहा है और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल एज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी ये ग्रांट्स लिया जा रहा है। इशू जो उठता है इसमें कि टेक्नोलॉजी जो आने वाला है बुलेट ट्रेन के लिए, ये अलग टेक्नोलॉजी होगा, आम हमारा जो रेलवेज के लिए चाहिए। जापान में भी ये जो बुलेट ट्रेन को जो वे लोग शिनकानसेन बोला जाता है, इनके लिए पटरियां जो बनती है ये अलग पटरियां बनती है, इनका जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये अलग होती है, ये सब डेफिनेटली अलग है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी आने वाला है इसके लिए जो आप स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं, इसी का एक स्पिल ओवर इफेक्ट होके और जो आम रेलवेज का जो स्किल डेवलपमेंट में भी ही ये एक हेल्प हो सकता है। ये देखने का तरीका का ऊपर डिपेंड करता है। जब आप लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए, जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए आप प्लानिंग करेंगे, तब सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए नहीं प्लानिंग नहीं करके ज्यादा सोच में काफी वो जो रेलवे डिपार्टमेंट्स जो अलग पटरियां बना रही है, जो भी बना रही है, उनके जो स्किल डेवलपमेंट पूरा सेक्टर के लिए हो जाए, ये रखते हुए आप चलेंगे तो ये बुलेट ट्रेन का जो टेक्नोलॉजी है, कांग्रेस होगा।